नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। यूपी में भीषण गर्मी और ऑरेंज अलर्ट। ईपीएफओ पेंशन बढ़कर 3,000 रुपये हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक ऑटो का नया नियम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा और बाबा महाकाल के दर्शन को पहुंची टीम इंडिया। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। विभाग मिलने का इंतजार कर रहे यूपी के नए मंत्री, शपथ के 6 दिन बाद भी सस्पेंस बरकरार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नए मंत्रियों को अब तक विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। शपथ ले चुके मंत्री फिलहाल केवल सरकारी बंगले, चैम्बर और वाहनों तक सीमित हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, स्वास्थ्य और सूचना जैसे अहम विभागों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद उम्मीद थी कि विभागों का बंटवारा जल्द हो जाएगा, लेकिन मामला अभी भी अटका हुआ है। सूत्रों के अनुसार विभागों को लेकर लगातार मंथन जारी है और जल्द बड़े फेरबदल की संभावना भी जताई जा रही है। खेत तालाब योजना में किसानों को मिलेगा 52,500 रुपये का अनुदान, ऑनलाइन होगा चयन। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए खेत तालाब योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को खेत में तालाब निर्माण के लिए 52,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा तालाब बनाने की कुल लागत 1,05,000 रुपये तय की गई है, जिसमें से आधी राशि सरकार देगी। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा। चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सिंचाई सुविधा मजबूत होगी और छोटे किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। आंधी तूफान और महंगाई पर मायावती का हमला, बोली सरकार तुरंत राहत दे। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में हालिया आंधी तूफान से हुई तबाही और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और फसलें भी बर्बाद हुई हैं। मायावती ने प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता, मकान निर्माण में मदद और रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेंगे चीन मॉडल वाले बिजनेस सेंटर, रोजगार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास चीन की तर्ज पर बड़े बिजनेस और ट्रेड सेंटर विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। यमुना विकास प्राधिकरण की परियोजना की स्टडी रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसके तहत सेक्टर 7, 8 और 8A में आधुनिक होलसेल और व्यापार केंद्र बनाए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार यहाँ पर एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होंगे, जिससे व्यापार और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। योजना को चीन के ईवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी मॉडल से जोड़ा जा रहा है। सरकार का मानना है कि एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के कारण यह क्षेत्र बड़े आर्थिक हब के रूप में विकसित हो सकता है। ईपीएफओ पेंशन बढ़कर 3,000 रुपये हो सकती है, सीबीटी बैठक में बनी सहमति। ईपीएफओ से जुड़े लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी बैठक में न्यूनतम मासिक पेंशन का मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की सहमति बनी है। बोर्ड के सदस्य एसपी तिवारी के अनुसार लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि मौजूदा राशि महंगाई के मुकाबले बेहद कम मानी जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भी इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं और इसे जल्द लागू करने को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। बैठक में केवल पेंशन की ही नहीं बल्कि पीएफ और ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के लिए वेतन सीमा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। फिलहाल 15,000 रुपये की बेसिक वेतन पर ही ईपीएफ और ईपीएस का योगदान तय हो जाता है। प्रस्ताव है कि इस सीमा को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी भविष्य में अधिक पेंशन और बेहतर पीएफ लाभ मिल सके। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो लाखों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा मजबूत होगी और पेंशन धारकों को आर्थिक राहत मिल सकेगी।
पीएम मोदी की अपील का असर, बरेली में बढ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी की मांग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बरेली में इलेक्ट्रिक स्कूटी की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। शोरूम संचालकों का कहना है कि लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे, बचत और कम मेंटेनेंस लागत के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने लगे हैं। ग्राहकों का मानना है कि शुरुआती कीमत अधिक होने के बावजूद लंबे समय में ई स्कूटी काफ़ी किफ़ायती साबित हो रही है। बढ़ते प्रदूषण और ईंधन संकट के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य का बेहतर विकल्प माना जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में छोटे शहरों में भी ई वाहनों की मांग और तेजी से बढ़ सकती है। आंधी पीड़ित परिवारों तक पहुंची योगी सरकार, मंत्रियों ने घर घर बांटे 4-4 लाख रुपए के चेक। उत्तर प्रदेश में हालिया आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा चेक वितरित किया। सरकार की ओर से राहत सामग्री और अन्य योजनाओं का लाभ भी प्रभावित लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जिन परिवारों में जनहानि हुई है उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से जारी है और सभी जिलों में प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे सपाई, सिर पर सिलेंडर और ठेले पर बाइक रखकर प्रदर्शन। अयोध्या में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। सपाइयों ने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर और ठेले पर बाइक लादकर विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई से आम लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। इससे पहले अखिलेश यादव भी ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तंज कस चुके हैं। प्रदर्शन को लेकर अयोध्या में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। 12वीं के बाद करियर का नया विकल्प, मेरठ में बीएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स के एडमिशन शुरू। मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाने का बड़ा अवसर सामने आया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी CCSU में बीएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल जांच में बढ़ती तकनीक के कारण फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में इस कोर्स को बेहतर करियर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय के अनुसार प्रवेश पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा और आवेदन समर्थ पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। इस कोर्स में कुल 30 सीटें तय की गई हैं और वार्षिक फीस 37,500 रुपए की रखी हुई है। 125 ई रिक्शों के काफिले के साथ निकली कृष्णा पासवान, ईंधन बचाने का दिया संदेश। राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद फतेहपुर पहुंची कृष्णा पासवान का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान करीब 125 ई रिक्शों के काफिले के साथ शहर में स्वागत जुलूस निकाला गया। कृष्णा पासवान बग्घी पर सवार होकर प्रमुख चौराहों तक पहुंची और महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका स्वागत किया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और ई रिक्शों के इस्तेमाल को पेट्रोल डीजल बचत अभियान से जोड़ा गया। सोशल मीडिया पर रील डालने वाले पुलिसकर्मियों को अमिताभ व्यस की चेतावनी, कार्रवाई के आदेश जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सोशल मीडिया पर रील और आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ व्यस ने सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 के पालन को लेकर सभी जिलों में और इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि कई सेवारत और प्रशिक्षु पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अनुशासनहीन और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं, जो विभागीय नियमों का उल्लंघन है। अधिकारियों को ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान कर तत्काल विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही हर महीने कार्रवाई की रिपोर्ट और संबंधित पोस्ट का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। पंचायत चुनाव में देरी से बड़ी हलचल, गांव में प्रशासक बैठाने की मांग तेज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही देरी के बाद अब गांव में प्रशासक
नियुक्त किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि जिला और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल भी जुलाई में खत्म हो जाएगा। ऐसे में कई संगठन और जनप्रतिनिधि मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। कुछ राज्यों की तर्ज पर यह व्यवस्था लागू करने की बात उठ रही है। दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को प्रशासक बनाने की तैयारी भी चल रही है। राजनीतिक हलकों में पंचायत चुनाव की तारीखों और नई व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। यूपी के अनुदेशकों के लिए बड़ा दिन, सीएम योगी करेंगे बढ़े मानदेय कार्यक्रम का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर रविवार को प्रदेशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने पहले ही अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का फैसला लिया था, जिसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है। कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में प्रतीकात्मक चेक वितरण भी किया जाएगा। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर जिला स्तर पर भी भव्य आयोजन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। आजम खान को 2 साल की सजा, चुनावी सभा में डीएम को कहा था तनख्वाहियां। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान मामले में अदालत से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तत्कालीन जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आजम खान को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला चुनावी सभा के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों पर विवादित टिप्पणी की गई थी। फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और मामले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यूपी के सरकारी स्कूल में अब होगी स्मार्ट साइंस पढ़ाई। 38 जिलों में पहुंचे 9,356 साइंस किट। उत्तर प्रदेश सरकार अब परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक और प्रयोग आधारित शिक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रदेश के 38 जिलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 9,356 आधुनिक साइंस किट भेजे गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे गांव और गरीब परिवारों के बच्चों को भी निजी स्कूलों जैसी प्रैक्टिकल लर्निंग का अवसर मिलेगा। इन साइंस किटों की डिजाइनिंग और आपूर्ति आईआईटी गांधीनगर के सहयोग से कराई गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार इस पहल का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और इनोवेशन क्षमता का विकास करना है। सरकार इसे सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव मान रही है। दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक ऑटो का नया नियम 2027 से सीएनजी और डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने दिल्ली एनसीआर के लिए बड़े बदलावों का ऐलान किया है। नए निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर यानी कि L5 कैटेगरी के ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा। नए सीएनजी और डीजल ऑटो के पंजीकरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और सोनीपत में 2028 से तथा बाकी एनसीआर क्षेत्रों में 2029 से लागू होगा। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2026 से वैध PUCC न होने पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं मिलेगी। प्रदूषण पर निगरानी के लिए दिल्ली एनसीआर में 46 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। VLTT और पैनिक बटन नियम पर भड़के वाहन मालिक। वाराणसी में RTO कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन। वाहनों में VLTT यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन की अनिवार्यता को लेकर वाराणसी में टूरिस्ट वाहन संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने RTO कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वाहन मालिकों का कहना है कि फिटनेस परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण में VLTT और पैनिक बटन अनिवार्य होने से बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। खासकर 1 जनवरी 2019 से पंजीकृत वाहनों के दस्तावेज अटकने से कई टूरिस्ट वाहन संचालन से बाहर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसे आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण बताया।
आरटीओ अधिकारियों ने 1 सप्ताह के भीतर समाधान के लिए निदेशालय स्तर पर वार्ता का आश्वासन दिया है। ग्रेटर नोएडा के शाहवेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, लाखों का सामान जला। ग्रेटर नोएडा के शाहवेरी इलाके में स्थित फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार 4 से 5 दुकानों में आग लगी और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस का कहना है कि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। दमकल विभाग की कई गाड़ियां घंटों तक आग पर काबू पाने में जुटी रहीं। गांव-गांव पहुंच रही है मोबाइल मेडिकल यूनिट, अब घर के पास मिल रही डॉक्टर और जांच सुविधा। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। जिले में संचालित 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट गांव-गांव पहुंचकर लोगों को इलाज, जांच और डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इन यूनिट्स में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन जांच, नेबुलाइजर और मिनी एक्सरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर यूनिट में MBBS डॉक्टर तैनात है, जो गाँव में जाकर मरीजों का इलाज करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक ब्लॉक में हर महीने करीब 12 गांवों तक यह सेवा पहुंचाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को अस्पताल जाने की ज़रूरत कम पड़ रही है। संभल हिंसा केस में ASP अनुज चौधरी से 150 सवाल, अदालत में 2 घंटे चली जिरह। संभल हिंसा मामले में शनिवार को जिला अदालत में लंबी सुनवाई और जिरह हुई। संभल के तत्कालीन CEO और वर्तमान ASP अनुज चौधरी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज की गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने उनसे करीब 150 सवाल पूछे, जिनमें हथियारों और तकनीकी पहलुओं पर भी विस्तार से सवाल जवाब हुए। यह मामला नवंबर 2024 में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह गवाही केस के अंतिम फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लखनऊ कानपुर अयोध्या को जोड़ेगा RRTS कॉरिडोर, 90 मिनट में पूरा होगा सफ़र। उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन योजना के तहत हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। इस परियोजना के जरिए कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और अयोध्या को आधुनिक नमो भारत कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। करीब 187 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के पूरा होने के बाद कानपुर से अयोध्या की दूरी महज 90 मिनट में तय की जा सकेगी। परियोजना को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। इसमें कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। सरकार का मानना है कि इससे परिवहन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कंटेनर से टकराई कार, 5 लोगों की मौत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार कार कंटेनर से पीछे से टकरा गई, जिससे कार सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में बिहार के सिवान जिले के एक दंपति और उनकी 2 बेटियां शामिल हैं। 5वें व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि परिवार बिहार से हरियाणा जा रहा था। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच जारी है। अधिमास में शुरू हुई 88 किलोमीटर की पंचकोसी यात्रा, मोक्ष और आस्था के लिए उमड़ेंगे श्रद्धालु। वाराणसी की प्राचीन पंचकोसी यात्रा अधिमास के अवसर पर 17 मई से शुरू हो रही है। करीब 88 किलोमीटर लंबी यह 5 दिवसीय पद यात्रा मणिकर्णिका कुंड से आरंभ होकर कर्दमेश्वर, भीमचंडी, रामेश्वर, शिवपुर और कपिलधारा जैसे 5 प्रमुख पहाड़ों से होकर गुजरती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिमास यानी पुरुषोत्तम मास में पंचकोशी यात्रा करने से पापों मुक्ति, मनोकामना पूर्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस यात्रा मार्ग में 108 पवित्र तीर्थ और धार्मिक स्थल शामिल हैं। हजारों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और विश्राम स्थलों की विशेष व्यवस्था शुरू कर दी है। महिला T20 वर्ल्ड कप से पहले बाबा महाकाल की शरण में टीम इंडिया उज्जैन में की पूजा अर्चना।
अगले महीने शुरू होने वाले आईसीसी वीमेन T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल का दर्शन किया। टीम इंडिया के खिलाड़ी शनिवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और प्रसिद्ध भस्म आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान खिलाड़ी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करती नजर आईं। मंदिर समिति की ओर से टीम का स्वागत भी किया गया। बताया जा रहा है कि खिलाड़ी शुक्रवार शाम अलग अलग फ्लाइटों से इंदौर पहुंची थी, जिसके बाद शनिवार सुबह उज्जैन रवाना हुई। महिला टीम इससे पहले कई बार बाबा महाकाल के दर्शन कर चुकी है। टीम अब आगामी वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी हुई है। यूपी वेदर अलर्ट, अगले 48 घंटे भीषण गर्मी और लू का कहर, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में 48 घंटे तक भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते मौसम और तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दोपहर के समय गर्म हवाओं के कारण सड़कों पर सन्नाटा जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है और अगले 2 दिनों तक लू के थपेड़े लोगों को परेशान करेंगे। हालांकि इसके बाद कुछ इलाकों में बारिश से राहत मिलने की संभावना भी जताई गई है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।